उसकी यह अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इसी विश्वास का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया। लेकिन हर काम में वह जल्दबाजी करता था और उसका स्वभाव स्थिर नहीं था। ये बात चल रही है टीपू सुल्तान के बारे में। एक राजनीतिक के रूप में 18वीं सदी के किसी भी शासक की तुलना में वह दक्षिण भारत के लिए या दूसरे भारतीय शासकों के लिए अंग्रेजी राज्य के खतरे को अधिक ठीक तरह से समझता था। उदीयमान अंग्रेजी सत्ता के समक्ष वह दृढ़ निश्चयी शत्रु के रूप में खड़ा हुआ था और अंग्रेज लोग भी भारत में उसको अपना सबसे खतरनाक दुश्मन समझते थे। हालांकि मैसूर उस जमाने के लिए आर्थिक पिछड़ेपन के दोष से युक्त तो नहीं था, लेकिन हैदर अली और टीपू के राज्यकाल में वह आर्थिक रूप से खूब फला फूला। यह अधिक स्पष्ट हो जाता है खास तौर पर जब हम उसकी आर्थिक स्थिति की तुलना निकट अतीत से या उस समय देश के अन्य भागों से करते हैं। वर्ष 1799 में ब्रिटिश लोगों ने जब टीपू को पराजित कर उसे मार डाला और मैसूर पर कब्जा कर लिया, तो यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसानों की तुलना में कहीं अधिक संपन्न और खुशहाल था। सर जॉन शोर 1793 से 98 के दौरान गवर्नर जनरल था। उसने बाद में लिखा था, टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। टीपू सुल्तान के ज़माने के मैसूर के बारे में एक अन्य ब्रिटिश पर्यवेक्षक ने लिखा था, यह राज्य खेती बाड़ी में बढ़ा चढ़ा, परिश्रमी लोगों की घनी आबादी वाला, नए नए नगरों वाला और वाणिज्य व्यापार में बढ़ोतरी वाला था। लगता है कि आधुनिक व्यापार और उद्योग के महत्व को भी टीपू अच्छी तरह समझता था। वास्तव में भारतीय शासकों में वही एकमात्र शासक था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव रखता था। भारत में आधुनिक उद्योग की शुरुआत के लिए उसने थोड़े बहुत प्रयास किए। इसके लिए उसने विदेशों से कारीगर बुलाए और कई उद्योगों को राज्य की ओर से सहायता दी। विदेश व्यापार के विकास के लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में दूत भेजे। चीन के साथ भी उसने व्यापार किया। यूरोपीय कंपनियों के ढांचे पर उसने व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का भी प्रयास किया और उनकी वाणिज्य संबंधी गतिविधियों की नकल करने की कोशिश की। बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थान स्थापित करके उसने रूस तथा अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू को धार्मिक उन्मादी के रूप में चित्रित किया है। यद्यपि अपने धार्मिक दृष्टिकोण में वह काफ़ी रूढ़िवादी था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उनका दृष्टिकोण काफ़ी सहिष्णु और उदार था। वर्ष 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो उसने माँ शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे दिए। वह नियमित रूप से इस मंदिर और उसके साथ कुछ और मंदिरों को भेंट दिया करता था। रंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर उसके महल से मुश्किल से 100 गज की दूरी पर था, जहां वह अपनी बहुसंख्यक हिंदू और ईसाई प्रजा के साथ सहनशीलता का बर्ताव करता था। वह उन हिंदुओं और ईसाइयों के प्रति काफ़ी कठोर था जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैसूर राज्य के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद करते थे। अब चलते हैं केरल में। केरल 18वीं सदी के शुरू में केरल बहुत बड़ी संख्या में सामंत, सरदारों और राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से 4 प्रमुख राज्य इस प्रकार थे: कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। यानी कि जो केरल था ना, वो 4 प्रमुख राज्यों में बटा हुआ था: कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद 18वीं सदी के एक अग्रगणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। यानी जो राजा मार्तंड वर्मा थे वो त्रावणकोर राज्य के राजा थे।
राजा मार्तंड वर्मा में विलक्षण दूरदर्शिता तथा दृढ़ संकल्प और साहस तथा निर्भीकता का सामंजस्य था। उसने सामंतों को शांत कर दिया, क्विलोन और इलाया दाम को जीत लिया और डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। उसने यूरोपीय अफसरों की मदद से पश्चिमी मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज का संगठन किया और उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया। उसने एक आधुनिक शस्त्रागार भी बनाया। मार्तंड वर्मा ने अपनी नई फौज का इस्तेमाल अपना राज्य उत्तर की ओर बढ़ाने के लिए किया। त्रावणकोर की सीमाएं जल्द ही कन्याकुमारी से कोचीन तक फैल गई। उसने सिंचाई की अनेक व्यवस्थाएं की, संचार के लिए सड़कें और नहरें बनाई तथा विदेश व्यापार को सक्रिय प्रोत्साहन दिया। केरल के 3 राज्यों कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट ने 1763 तथा सभी छोटे राजवाड़ों को विलीन या अधीन कर लिया। हैदर अली ने केरल पर अपना आक्रमण 1766 में शुरू किया और अंत में कालीकट के जमोरिन के इलाकों सहित कोचीन तक उत्तरी केरल को हड़प लिया। इसको फिर से देखिए, हैदर अली ने केरल पर अपना आक्रमण 1766 में शुरू किया और अंत में कालीकट के जमोरिन के इलाकों सहित कोचीन तक उत्तरी केरल को हड़प लिया। 18वीं सदी में मलयामी साहित्य में एक असाधारण पुनर्जीवन देखा गया। यह अंशतः केरल के राजाओं और सरदारों के कारण हुआ, जो साहित्य के महान संरक्षक थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र था। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा स्वयं कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति था। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। उसने यूरोप के मामले में गहरी दिलचस्पी ली। वह लंदन, कलकत्ता और मद्रास से निकलने वाले अखबारों और पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ता था। दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाके राजपूत प्रमुख राजपूत राजाओं ने मुगल सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का फायदा उठाकर अपने को केंद्रीय नियंत्रण से वस्तुतः स्वतंत्र कर लिया। साथ ही उन्होंने साम्राज्य के शेष भागों में अपना प्रभाव बढ़ाया। फर्रुखसियार और मुहम्मद साहब के शासनकाल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया। राजपूताना के राज पहले की तरफ विभाजित रहे। उनमें जो बड़े थे उन्होंने अपने कमजोर पड़ोसियों राजपूत और गैर राजपूत दोनों के इलाकों को हथियाकर अपना विस्तार किया। अधिकतर बड़े राजपूत राज्य निरंतर छोटे झगड़ों और गृह युद्धों में फंसे रहे। इन राज्यों की अंदरूनी राजनीति में उसी प्रकार के भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और विश्वासघात का बोलबाला था जैसे मुगल दरबार में था। मारवाड़ के अजीत सिंह को उसके बेटे ने ही मार डाला। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह, उसका 1681 से 1743 तक ये शासनकाल दिया है। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह 1681 से 1743 तक था। वह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक था, परंतु सबसे अधिक वह विज्ञान प्रेमी के रूप में चमका। ध्यान रहे कि जिस युग में वह था उसमें अधिकांश भारतीयों को वैज्ञानिक प्रगति के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। उसने जाटों से लिए गए इलाके में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कला का महान केंद्र बना दिया। जयपुर का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर और एक नियमित योजना के तहत हुआ। उसकी चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। जयसिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में बिल्कुल सही और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनाई। कुछ उपकरण खुद जयसिंह के बनाए हुए थे। ये जो है महाराजा सवाई जयसिंह की वेधशाला है, जंतर मंतर, जो दिल्ली में है। दिल्ली कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे। ये काफ़ी दूर में नहीं है, और जब आप तुलना करेंगे जयपुर वाला से तो काफ़ी दूर में आपको मिलेगा, और जयपुर वाला बहुत ही अच्छा है। चलिए,
उसके यानी कि जयसिंह के खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण आश्चर्यजनक रूप से सही थे। उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले, जिसका नाम जीज मोहम्मद शाही था। जीज मोहम्मद शाही क्या था? सारणियों का एक सेट था। धन्यवाद दोस्तों, फिर आगे चलेंगे इसमें अगले वीडियो में।